दोस्तों नमस्कार, मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही गया। 4 मई कल सुबह, अब से 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद या 2 घंटे बाद 4 मई स्टार्ट हो जाएगा और कल सुबह 8 बजे से पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, केरलम हो या फिर पुडुचेरी हो, जहां जहां भी चुनाव हुआ है इन 5 राज्यों में काउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे तक या मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक फाइनल चुनाव परिणाम आप सबके सामने होंगे। तो अब ये कहने सुनने का कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज के दिन तो मैं देख रहा हूँ कई मीम्स ऐसे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी, यही चल रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, आंखों से नींद हर एक पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं सबके आंखों की नींद जा चुकी है, चैन जा चुका है। अभी एक आदमी की नहीं गई है, उसका नाम मैं बताऊंगा। उसको न दुख की चिंता, न सुख खुशी की मतलब इच्छा, कुछ ऐसे चिंता नहीं है। तो वो आदमी जो है मोक्ष से ऊपर उठ चुका है। मैं उसकी बात करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। लेकिन बाकी सभी पार्टी नेताओं को आज के रात कम से कम चैन नहीं है। वो मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, अपने अपने पूजनीय स्थल जा रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं पूरे 1 महीना से ये कहते आ रहा हूं कि आसाम के चुनाव में क्या होगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होगा, तो कल तो फाइनल नतीजे आ ही जाएंगे। लेकिन फाइनल नतीजे से पहले मैं अपना फाइनल एनालिसिस आप लोग के सामने कर देना चाहता हूं ताकि किसी भी तरह का मलाल न रहे। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, आज मैं किसी एग्जिट पोल पर बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरनल चीज बात करूंगा, मेरे मन के अंदर क्या कहता है इस पर मैं बातें करूंगा। और सिर्फ दो स्टेट पर मैं अपने आप को फोकस रखूंगा, एक आसाम और एक पश्चिम बंगाल। क्योंकि साउथ की पॉलिटिक्स से, चाहे वो केरलम हो चाहे वो तमिलनाडु हो, उतना ज़्यादा इन्वॉल्व मैं हूं नहीं। इन दोनों स्टेट की पॉलिटिक्स को मैं समझ सकता हूं, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर बना रहा हूं वीडियो। तो दोस्तों, डे वन से जब से ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और जिस तरह से कैंपेन बिल्ड हुआ है, खासकर 2 स्टेट में, आसाम और पश्चिम बंगाल, तो इसमें से एक एक के हम बात करेंगे। आसाम में दोस्तों कैंपेन बिल्ड दोनों पार्टियों ने बहुत अच्छा से किया, कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी ने भी किया। लेकिन कांग्रेस के पास दुविधा ये है कि कांग्रेस मल्टीपल स्टेट में अपना स्टेक्स बनाए हुई है। आसाम में वो चाहते हैं वापसी करें, इसके साथ के साथ ही केरलम और तमिलनाडु में भी वो चाहते हैं कि केरलम में 10 साल से वो विपक्ष में है, तो वो चाहते हैं कि हम सत्ता पक्ष में आए। और तमिलनाडु में डीएमके के साथ वो अलायंस में है, तो वो चाहते हैं कि डीएमके के साथ उनकी वापसी हो जाए। और कांग्रेस के पास अभी दोस्तों थोड़ा सा लीडरशिप में कमी है, मैं यहां तक मान रहा हूं। और बीच चुनाव में कांग्रेस के जो इलेक्शन प्रभारी थे, वो बीच चुनाव में पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। सिटिंग एमपी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। तो अगर बीच चुनाव में अगर आपके एक पार्टी के साथ इतनी 3 बड़ी इतनी घटनाएं हो जाएं, तो आपके कैडर, आपके जो समर्थक हैं, उनके बीच क्या मैसेज जाता है? उनके बीच यही मैसेज जाता है कि पार्टी जो है स्ट्रांगली फाइट नहीं कर रही है, पार्टी जो है सीरियसली कंटेस्ट नहीं कर रही है। और रही सही कसर जो है दोस्तों, जब चुनाव अपने पीक पर था
तो पवन खेड़ा का वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास इतना था कि 60-70 सीटें तक जीत सकती थी, ठीक है ना, और कांग्रेस उस समय तक थोड़ा बहुत कंटेस्ट में थी। लेकिन पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद 2 दिन अभी बाकी था चुनाव प्रचार खत्म होने में। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है 5 तारीख को, और 5 तारीख को ही असम की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये साबित कर देती है कि पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए सारे के सारे इल्जाम जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उसने प्रस्तुत किए थे, सारे के सारे फेक हैं, फ्रॉडलेंट हैं। और उसके बाद पवन खेड़ा का अपने ही दिए गए बयान पर कायम न रहना और अंडरग्राउंड हो जाना, फरार हो जाना, इससे जो उनके समर्थकों में रही सही कसर जो थी वो खत्म कर दिया। और ये सारा इसको जो है हेमंत बिस्व शर्मा जो है एक बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन है, काबिल पॉलिटिशियन है, एंड आई एम सरप्राइज कि हाउ कांग्रेस कैन अफोर्ड टू लूज हिम। और कांग्रेस को इसकी परवाह नहीं है। कांग्रेस कहता है कि कांग्रेस के नेता वहां जाते हैं, कहते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा को जेल जाना पड़ेगा। अरे पहले मुकदमा तो कर लो, केस तो कर लो उनके खिलाफ, जेल भेजना तो बात की बात है। भारत में अदालतें हैं, कोर्ट हैं, कचहरी हैं, उनके ऊपर मुकदमा तो करो, उनको कोर्ट में तो घसीटो। तो पूरा का पूरा चुनाव जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने सेल्फ सेंट्रिक रखा है, और बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप वहां जाते थे हेमंत बिस्व शर्मा को सपोर्ट करने के लिए। और मिला जुलाकर जो 20 सीट जो है, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहां पर मुसलमान 50% से ज़्यादा हैं, जहां पर मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर है, वो सिर्फ 20 सीटों पर बीजेपी को थोड़ा सा खतरा लग रहा है, और बाकी का कुछ है। तो मिला जुलाकर बीजेपी जो है, मेरा फाइनल एनालिसिस कर रहा है कि 100 सीट तो पार करेगी ही करेगी। और कांग्रेस अगर 20 पार कर रहा है तो इसमें फिर मैं सोचूंगा कि बदरुद्दीन अजमल ने ठीक से कंटेस्ट नहीं किया। अगर बदरुद्दीन अजमल को 2-4 सीटें आ जाती हैं, और 2-4 सीटें आने का मतलब कि कांग्रेस का वो 10 सीट खराब कर रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? 2-4 सीट आने से नहीं होता, 2-4 सीट आने का मतलब कि 2-4-10 सीटों का वो काम तमाम खराब कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों एक फैक्टर है कि अगर बदरुद्दीन अजमल को 5 सीटें आ रही हैं, इसका मतलब कि कांग्रेस को फिर 15 सीटों का और नुकसान हो जाएगा। तो फिर एक तरफा लहर जो है चलेगा। तो ये था मेरा पूरा का पूरा असम के ऊपर बहुत छोटा एनालिसिस 4 तारीख से पहले, जो मेरा गट फीलिंग कहता है कि अब की बार 100 पार असम में भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिस्व शर्मा डन। उसके बाद आ जाइए दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों का चुनाव जो है इतना हिंसा, वायलेंस, बेईमानी, करप्शन से भरा हुआ है। लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग, हेड्स ऑफ टू चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ये ठान रखा था इस बार कि जो पश्चिम बंगाल में जो अब तक होता आया है वो कम से कम इस बार नहीं होगा। और उन्होंने भरसक अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि ये न होने पाए। अब कितना सफल रहे हैं ये इस बात से पता चलता है कि 95% तक लोग घर से निकले हैं और वोट डाले हैं। 90% पूरे पश्चिम बंगाल का एवरेज है, और ये पूरे भारत का रिकॉर्ड है। इतनी वोटिंग आज तक कभी नहीं हुई। और दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 40 साल के, 50 साल के हैं, वो फर्स्ट टाइमर हैं। इसका मतलब जान रहे हैं, इसका मतलब ये था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो कैडर हैं, बहुत सारे लोगों को बूथ तक पहुंचने ही नहीं देते थे। इससे पहले लेफ्ट भी 35 साल तक यही काम करते रहे, और सेम लेफ्ट वाला मॉडल जो है टीएमसी अपना लिया है। और ये हिंसा, गुंडागर्दी करके ममता बनर्जी जिस चीज के खिलाफ वो लड़ती रही,
लेफ्ट के यही सब कल्चर के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ती रही और आज पूरा का पूरा लेफ्ट का चादर ओढ़कर खुद ही बैठ गई है। पता ही नहीं चलता है कि लेफ्ट पश्चिम बंगाल से कभी गया ही है। ममता बनर्जी ने लेफ्ट को रिप्लेस करके स्वयं लेफ्ट का शासन दे रही है। तो इस बार एसआईआर करके जो 91 लाख वोटर्स काटे गए हैं और उसके बाद कुछ नए वोटर्स जो ऐड हुए हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और जो बुजुर्ग हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि जो पहली बार वोट डाल रहे हैं वो किसको वोट दिए होंगे। आप सोचिए, मैं सोच रहा हूं कि वो पहली बार आकर उस पार्टी को वोट दिए होंगे जितने ये पूरा इंतजाम किया। उस पार्टी को कम से कम नहीं ही देंगे जो आज तक उनको बूथ पर आने से रोकते थे, जो आज तक उनको गाली देते थे, मारते थे, पीटते थे, हिंसा करते थे। और पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है पोलिंग डे के दिन। सिर्फ एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता को टीएमसी के गुंडे ने उनको जाकर मार दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या होती है और कांग्रेस के नेता जो हैं भारत काउंटिंग से एक दिन पहले भारत छोड़ के फरार हो जाते हैं। वो भारत में नहीं हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेता आज के समय टीएमसी का गुणगान कर रही हैं कि वहां टीएमसी को आना चाहिए। जबकि दोस्तों कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, मुझे जानकारी मिली टीवी पर, मैं सुन रहा था कि वो मुर्शिदाबाद एरिया से आते हैं, तो वो कुछ कांग्रेस को लोगों को लड़ने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था, तो अधीर रंजन चौधरी जी ने अपना जमीन बेचकर उन सब लोगों को पैसा दिया है कि लड़ो, कंटेस्ट करो, फाइट करो। और टीवी पर बैठ के सारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है टीएमसी के गुण गा रहे हैं। यहां तक कांग्रेस का तो छोड़िए, लेफ्ट जिनको ममता बनर्जी ने उखाड़ कर फेंक दिया, वो भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि लेफ्ट की ममता आए, लेकिन मुझे अब शायद लग रहा है कि बीजेपी नहीं जीत सकती है, चाहे 10 वोट से 10 सीट से ही ममता बनर्जी आए। मतलब कि 148 का टारगेट है तो 158 आ जाए, 160 आ जाए, लेकिन आएगी ममता ही। कह रही टफ फाइट है लेकिन एज ममता को है। तो दोस्तों मैं अब बताने जा रहा हूं कि मेरा क्या कहता है। जितना भी मैंने चुनाव को देखा है, मैं स्वयं पश्चिम बंगाल गया भी था और वहां जो मैंने माहौल देखा है वो रियली जो है सेटिस्फाइंग है। लोग जो हैं वोकल हैं, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वोकल प्लस एग्रेसिव प्लस वायलेंस प्लस सब कुछ है। लेकिन इस बार बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो वोकल दिख रहे थे, लोग बात कर रहे थे। परिवर्तन का नारा जो बीजेपी ने दिया है वो चल रहा था, लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था और लोगों को भी लग रहा है कि टीवी पर डेली न्यूज़ आता है कि किस तरह एक प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वहाँ पर इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो लोगों को भी लगता है कि हमारे भी कुछ एस्पिरेशन हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनका भविष्य भी है। सिर्फ महिलाएं भी ये सोच रही हैं कि सिर्फ 1500 रुपया हमें महीने का आ जाता है, उससे हमारा घर तो नहीं ना चलेगा, हमारे बच्चे का सपना तो नहीं ना पूरा होगा। तो इन सब चीजों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति बहुत ज्यादा रोष है और सब लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नहीं है, लेफ्ट नहीं है और कोई भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को 16 सीटें, लेफ्ट को अन्य को 16-17 सीटें आते हुए दिखा रहे हैं। मैं यहां भी कहना चाह रहा हूं, अगर कांग्रेस को या लेफ्ट को 16-17 सीटें आने जा रही हैं, इसका मतलब कि वो 50 सीटों पर ममता बनर्जी को और नुकसान करेंगे। अगर ममता बनर्जी का 215 में से अगर ये 15 सीटें खत्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए ममता बनर्जी आ गई 200 पे, और अगर 16 सीटें आ रही है इसका मतलब 50 सीटों पर और नुकसान कर रहे हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी 200 से सीधा आ गई 150 पे। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस और लेफ्ट 0 पे आएंगे। कुछ सीटों पर फाइट हो सकता है, एक आध सीट 2 सीट आ जाए तो आ जाए, लेकिन 10 के पार कर जाए ये मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं। और हां, कंटेस्ट क्लोज नहीं होने वाला है, या तो आर या तो पार, या तो ममता बनर्जी 200 के पार जाएगी या बीजेपी 200 के पार जाएगी, ऐसा अब मेरा लग रहा है मानना।
मुझे लग रहा है कि इस बार के चुनाव जितनी सिक्योरिटी के बीच हुई है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग घर से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना मन बदला है, और बदला है किसके लिए? बीजेपी के लिए बदला है। तो मैं असम और पश्चिम बंगाल में दोनों के लिए, बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। और मुझे लगता है कि कल अब तो ज़्यादा कुछ करने से मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, अब कल के लिए कल मैं अलग से आऊँगा चुनाव परिणाम के बाद, करीब 2 बजे तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ साफ हो ही जाएगा। उसके बाद मैं आऊँगा, देखेंगे किसका क्या होता है, मेरा एनालिसिस सही होता है या मैं गलत होता हूँ। दोनों ही कंडीशन में मैं आप लोग के सामने आऊँगा, अपना पक्ष रखूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।